नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1008 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 11,506 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 485 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 7,812 पहुंच गया है कुल संक्रमित लोगों का। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 295 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 1,879 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है। सरकार कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके बाद भी रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। क्या है सरकार की आगे की रणनीति? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की अंजना ओम कश्यप ने। हमारे साथ इस वक्त सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका देशमुख जी। मेरा अनिल देशमुख जी, पहला सवाल आपसे यही है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है 4 मई से 17 मई तक का। महाराष्ट्र उन राज्यों में से था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की थी, लॉकडाउन 2 के वक्त भी। क्या हम माने कि इस फैसले में आपकी रजामंदी शामिल है, आप इसके साथ हैं और आपको लगता है अभी ये लॉकडाउन जरूरी है? बिल्कुल, जो निर्णय यहाँ पे हुआ है एकदम सही निर्णय हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने पूरे महाराष्ट्र को 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। एक है रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन, तीसरा ऑरेंज जोन। ये 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। इसमें ग्रीन जोन में काफी हद तक रियायती दी जा सकती है, ऑरेंज जोन में कुछ कम हद तक रियायती दी जाएंगी, लेकिन रेड जोन जो है उसमें अभी भी थोड़ी 17 मई तक थर्ड जो अभी चालू हुआ है लॉकडाउन, उसमें सख्ती बरतना जरूरी है। वहां पे सब लोगों को ये सब चीजों के ऊपर जैसी पाबंदी लॉकडाउन में थी उसी प्रकार की पाबंदी वहां पे रखने की जरूरत है, क्योंकि रेड जोन में वहां पे संक्रमण ज्यादा है करके उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सब पाबंदियां बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये माननीय पंतप्रधान जी ने लॉकडाउन महाराष्ट्र में घोषित किया, पूरे भारत में घोषित करने के पहले ही हमारे महाराष्ट्र में इसके पहले से 3-4 दिन पहले से हमने निर्णय लिया था लॉकडाउन करने का, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत रेड जोन में इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इसमें उसका पूरा डिटेल जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन, हमारे मुख्यमंत्री साहब 1-2 दिन में पूरे रेड जोन में किस प्रकार से सख्ती की जाएंगी, या ऑरेंज जोन में किस प्रकार से रियायती दी जाएंगी, या ग्रीन जोन में किस प्रकार से रियायती जाएंगे, 1-2 दिन में इसका फैसला करके माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको जाहिर करेंगे। जी, अगर इसमें कोई अपडेट हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 रेड जोन है महाराष्ट्र में, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन। और रेड जोन में मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई सबर्बन, ये सभी इलाके शामिल हैं। बहुत सारे ये रेड जोन है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बताएंगे, आपकी किस तरह की रणनीति होगी? इससे पहले भी मेरी धारावी पर कई बार आपसे बात हुई अनिल देशमुख जी, बहुत बड़ी चुनौती वाली जगह है ये। ऐसा है कि पूरे दुनिया में आप देखिए, पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। आज से ऐसी पूरी हालत में है कि ताकत से ताकतवर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुका है। उस हालात में हमने महाराष्ट्र में काफी हद तक हमने हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेस है, हमारे जो साफ सफाई के कर्मचारी है, सभी हमारी गवर्नमेंट के मशीनरी जद्दोजहद से दिन रात इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो, या चाहे मालेगांव हो। इस प्रकार में पूरी यंत्रणा हमारे काम में लगी हुई है। और आपको ये भी बताऊं, ये जानकारी भी आपके दूं कि पहले हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस डबल होने का रेट था, पहले 8 दिन में पहले पॉजिटिव केसेस डबल होती थी, अभी वो 10 दिन में डबल हो रही है। काफी हद तक हमने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है और आगे भी चल के इसी प्रकार से, इसी मुस्तैदी के साथ हमारी पूरी यंत्रणा काम करके इसको काबू में करेगी।
मजदूरों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती है अब अनिल देशमुख जी, जिस पर मैं आना चाहती हूं। मजदूरों को कैसे उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी आज इजाजत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दे दी गई है। कुछ देर पहले टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बहुत सारे मजदूर उनकी सीमा पर पहुंच गए हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस नहीं हो रहा है, निगरानी नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए और एक भूल हो जाए, क्योंकि ये पूरी जो 40 दिनों और अब तो 40 के बाद 54 दिनों की मेहनत है, वो इसीलिए है कि संक्रमण को सीमित किया जाए। ये मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बड़ी चुनौती है। इस पर आपकी क्या जानकारी है, क्या रणनीति है, क्या एकदम सही बात है कि मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पर प्रांतीय लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है, ये वो आपके बिहार से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों से बाकी राज्यों के मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, और मुंबई में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके लिए इनको बड़े अनुशासित तरीके से उनको उनके राज्य में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव में भेजना है करके हमने कल से हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हमारे कलेक्टर को वहां पे नोडल एजेंट वहां पे अपॉइंट किया है। हमारे नोडल एजेंट जो राज्य, समझो मध्य आपको समझो यूपी में है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उनको भेजना है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई हमारे मुंबई से इतने लोग आपके ये डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, उससे कोऑर्डिनेट करके उनकी बसेस की व्यवस्था, उसको उनको बस से भेजना है, हाँ। या उनको ट्रेन की सुविधा करना है। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू हो चुका है, और हम यहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट में, उनके राज्य में भेजने के पहले उनका पूरा उनकी पूरा स्वास्थ्य का उनका चेकिंग करेंगे। उनका वहां के चेकिंग करने के बाद ही उनको वहां पे उनके राज्य में जाने की हमको परमिशन देंगे। एक बात है, सभी हमारे जो परप्रांतीय है, माइग्रेंट लेबर है, उनसे मेरी दरखास्त रहेंगी कि कलेक्टर ने जो लिस्ट बनाई, ऐसा नहीं हो कि ट्रेन लगी तो सभी लोग भागदौड़ करके वहां पे जाके ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। जो लोगों का ट्रेन में जाने की परमिशन है, वही लोग वहां से ट्रेन में जाएंगे। मतलब बड़ी अनुशासित तरीके से हमने उनका ये भेजने का इंतजाम वहां पे किया है, और इस प्रकार से काफी बड़ी तादाद में हमने बसेस का इंतजाम किया है। काफी बड़ी तादाद में हम जहाँ पे ट्रेन की जरूरत है वहां ट्रेन से भी उनको भेजेंगे, और उनको भेजने के बाद में वहां पे जाने के बाद वो राज्य में जाने के बाद, या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जाएंगे वहां पे भी उनको क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। ये सभी सुविधा, ये सभी का कोऑर्डिनेशन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन करके हम कर रहे हैं। जी, तो अनिल देशमुख जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसी से जुड़ी हुई जानकारी। आपने सही बात कही, संयमित होकर सभी को, अगर आप जा भी रहे अपने राज्य तो सबको नियमों को मानना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बड़े अनुशासित तरीके से इसको करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है आपसे, तेलंगाना से आज एक ट्रेन निकली जो हटिया रांची, वहां के लिए मजदूर कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान से भी जानकारी आई है, कुछ ट्रेनें गई हैं। क्या महाराष्ट्र से भी बस और ट्रेनें दोनों भेजी जा रही हैं? कितनी संख्या है इनकी, क्या इस बारे में आप जानकारी दे पाएंगे? कैसा है कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जिम्मेवारी दी है। वहां के कलेक्टर उत्तर प्रदेश में कौन से, जौनपुर में कितने भेजना है और कहाँ पे कितने भेजना है, उसके लिए बसेस से भेजना या ट्रेन से भेजना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन चालू है जी। और वहां पे मैंने पहले बताया कि एकदम सभी लोगों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, उनको बड़े अनुशासित तरीके से उनकी लिस्ट बनवा के कि भाई एक बस जा रही थी, बस में 30 लोग या 35 लोग जाएंगे, ये लोग 35 लोग जाएंगे, इस प्रकार की उनकी लिस्ट बनवा के, और जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ के कलेक्टर के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उनको हम बड़े अनुशासित तरीके से उनके भेजने का हमारा पूरा काम चालू है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई थी और बहुत ही उपद्रव मचा था, उससे बचने के लिए हर किसी को इन नियमों को मानने की जरूरत है। सर, आपने बताया नहीं, बसें और ट्रेनें क्या रवाना होंगी और कितनी संख्या में, या हो चुकी हैं? नहीं, कैसा है कि अब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे भाई बसेस से भेजना है या ट्रेन से भेजना है। वहाँ के जो जहाँ पे समझो पंजाब में भेजना है, वहाँ के जो कलेक्टर है उनसे बातचीत करके उसका इंतजाम वो करेंगे। जी, धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र का संवैधानिक संकट अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। कैसे बचाएंगे उद्धव ठाकरे अपना ताज, मुंबई स्टूडियो से बता रहे हैं
हमारे संवाददाता साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। हम बात कर रहे हैं कि क्या सचमुच में अब इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 21 मई को 21 मई को महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो जाएंगे, यानी जो 9 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही थी वहां पर चुनाव हो जाएंगे। ये अप्रैल में चुनाव होने थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो चुनाव आगे ढकेल दिए गए थे कोरोना के आउटब्रेक के चलते। लेकिन उसके वजह से उद्धव ठाकरे की जान अटक गई थी, क्योंकि वो किसी भी सदन के सभासद नहीं थे और अगर उनको सदस्य नहीं बनते तो उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाती। फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की, फिर आज वो राज्यपाल से भी जाके मिले। राज्यपाल से मिलने के बाद राज्यपाल ने कल ही इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप चुनाव जल्दी कराने के बारे में सोचिए। चुनाव होगा तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में। इसके मद्देनजर आखिरकार इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि 21 मई को चुनाव हो जाएंगे। यानी अब उद्धव ठाकरे का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। 27 मई तक उनको किसी न किसी सदन का, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। तो अब विधान परिषद के सदस्य वो बन सकते हैं, क्योंकि 9 सीटें खाली हो रही है। लेकिन क्या बिल्कुल ही साफ हो गया है? क्या अब ये चुनाव कैसे होंगे? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये विधान परिषद के चुनाव है। यहां पर विधानसभा सदस्य यानी विधायक जो लोगों से जीत कर जाते हैं वो 9 लोगों के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। और उसमें से 9 लोग जीत कर आते हैं जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। तो महाराष्ट्र की कुल संख्या विधानसभा की 288 है स्ट्रेंथ। उसके अनुसार करीब करीब 27 वोट हर व्यक्ति को लगेंगे जीत कर जाने के लिए, और उससे फिर वो 9 लोग जीत कर जा सकते हैं। तो अभी की अगर हम स्ट्रेंथ देखें हर किसी की, तो बीजेपी के 105 जो जीत कर आए हैं, समर्थित लोग पकड़ के 116-18 तक हो जाता है। वही जो एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसकी कुल संख्या अगर पकड़े तो 170 तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के करीब करीब 5 लोग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं अभी की व्यवस्था पे, जिसपे शिवसेना के 2 लोग जीत सकते हैं, एनसीपी के 2 लोग जीत सकते हैं, कांग्रेस का 1 आदमी जीत सकता है। वही बीजेपी और समर्थित लोगों के 3 लोग जीत कर जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसके लिए कोई मारामारी नहीं होगी, उनके पास उतने वोट है कि वो जीत जाएंगे। लड़ाई होगी 9वीं सीट के लिए। अगर 9वीं सीट पर बीजेपी और एमवीए आपस में बातचीत करके मामला नहीं सुलझाते, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज पाते कि जो तटस्थ है या किसी भी पार्टी का नहीं है या जो भी है, कोई सुलह सफाई हो जाए कि भाई एक बार बीजेपी को छोड़ दे या एमवीए को छोड़ दे, नहीं तो फिर 10वां कैंडिडेट आ जाएगा और फिर चुनाव लेना पड़ेगा। विधान परिषद का चुनाव ये सीक्रेट बैलेट से होता है, राज्यसभा की तरह हाथ खड़े करके चुनाव में फैसला, ओपन वोटिंग नहीं होता है। तो इसके वजह से सीक्रेट बैलेट अगर करना है तो सारे 288 विधायकों को मुंबई बुलाना होगा, मुंबई में बुला के उनसे वोट डलवाना होगा और वोट डलवा के काउंटिंग करके उसका फैसला लेना होगा। तो ये एक बड़ा चक्कर हो जाएगा और इसमें किसके वोट कहां चले जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, वो समझ में नहीं आता है। तो ये टालने की बहुत बड़ी कोशिश होगी। तो जब तक ये बात साफ नहीं होती कि क्या सचमुच में 10वां कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक पूरा शेड्यूल तो आया नहीं है, 21 मई को चुनाव होने इतना ही बताया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके 1 हफ्ते पहले तक स्क्रूटिनी, आप कैंडिडेचर भरना, ये सारी चीजें होने वाली है, तो वो सब में तो थोड़ा समय जाएगा, तब तक ये बात साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि अब उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले वोट उनको डाले जाएंगे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से, ताकि उनका रास्ता साफ हो, उनकी सदस्यता बची रहेगी, वो मुख्यमंत्री पद पर बचे रहेंगे और एक रास्ता यहां पर निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने ये पहले क्यों नहीं सोचा, इस पर भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि जो स्थिति अप्रैल में थी वो आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो ग्रीन जोन्स है वहां पर थोड़ी रियायत मिलने वाली है, ये बात भी साफ हो गई कि रेड जोन्स में ज्यादा आप मोबिलिटी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी साफ हो गई है। तो अब ये किस तरीके से वो करेंगे पता नहीं, लेकिन खैर ठीक है, आखिरकार महाराष्ट्र जैसे राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस पर सभी का एक मत हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये पहले ही हो जाता तो हो सकता है कि इतने दिन में जो उथल पुथल हुई वो शायद नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब विधान परिषद के सदस्य बन पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या चुनाव होंगे या निर्विरोध, या चुनाव हुए बिना, ज्यादा कैंडिडेट, 9 से ज्यादा कैंडिडेट ना आए बिना वो होंगे, ये अब हमको हफ्ते भर में पता चल पाएगा। आज मजदूर दिवस पर शहरों में फंसे मजदूरों को सरकार की तरफ से शानदार तोहफा मिला, क्योंकि लॉकडाउन के बीच आज पहली बार पटरी पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ी।
उम्मीदों की ये ट्रेन सैकड़ों मजदूरों को उनके घर लेकर गई। ये सिर्फ एक ट्रेन का चलना नहीं है, ये मजदूरों के मन में घर पहुंचने की उम्मीदों का चल पड़ना है। ये मजदूरों के दिलों में परिवार से मिलने के सपने का चल पड़ना है। ये कोरोना से बचकर घर पहुंच जाने के सच का चल पड़ना है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से रांची के लिए चल पड़ी है ट्रेन और ट्रेन से चल पड़े हैं मजदूर। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो अपनी मंजिल के लिए सुबह 5 बजे रवाना हुई है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी। ट्रेन आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी। करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जाएगा। ट्रेन में 1200 से 1300 मजदूर हैं। ट्रेन में 24 कोच हैं। हर कोच में 56 यात्री। ट्रेन से किसी मजदूर को उतरने या चढ़ने की इजाजत नहीं है। ट्रेन को चंद्रपुर के बल्लार शाह स्टेशन पर रोका गया। यहाँ मजदूरों को खाना पानी बांटा गया। कितने लोग हैं अभी तक फंसे हुए? इसमें गाड़ी में अभी 1300 लोग हैं। 1300 लोग हैं गाड़ी में। गाड़ी में 1300। तो आपको कैसे पता चला आपको इस ट्रेन में बैठना है? ट्रेन में बैठना है मतलब वहाँ से हम लोग बस से आया। कहाँ से? जहाँ हम लोग काम चल रहा था। हाँ। IIT। हाँ। हैदराबाद। अच्छा। हाँ? हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद। कहाँ जाना है? हटिया। हटिया जाना है। क्या काम करते थे आप? वहाँ बिल्डिंग का काम करते थे। बिल्डिंग का काम? ITI कॉलेज में। मजदूरों को ट्रेन से भेजने से पहले पूरे एहतियात बरते गए। मजदूरों को 56 बसों से रेलवे स्टेशन लाया गया। मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया। जो पहल झारखंड और तेलंगाना सरकार के बीच शुरू हुई, ऐसी ही पहल की मांग पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्य कर रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि बिहार के मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन जल्द शुरू होगी। तो ये एक भारत सरकार का मजदूरों को मजदूर दिवस के ऊपर में एक तरह से एक प्रयास किया गया है 1 मई को। इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ बिहार के का भी ट्रेन हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में शुरू होगा। और ये तो एक है कि पॉलिसी में स्पेशल ट्रेन मजदूरों के माइग्रेंट को लाने की शुरुआत कर दी गई। बिहार के भी मजदूरों के लिए बहुत जल्द ट्रेन शुरू होगा। हम समझते हैं 1-2 दिन के अंदर शुरू होगा। कोच्चि से भुवनेश्वर के लिए भी एक ट्रेन निकल चुकी है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी चलने वाली ये सिर्फ स्पेशल ट्रेन है। बाकी ट्रेन चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन चलने की किसी भी अफवाह पर ध्यान बिल्कुल न दें। दिल्ली से मिलन शर्मा, रांची से सत्यजीत कुमार और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ विकास राजुलकर, चंद्रपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।